हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यह आपका 30 दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था 30 दिसंबर 2021 को। देखिए, यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होती है ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार होती है। आपकी आने वाली में जो एग्जाम है उसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न का स्तर क्या होती है, प्रश्न का पैटर्न क्या होती है, इन सभी चीजों की जानकारी कौन देता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। और सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न बनता है ना, वो आपका क्वेश्चन जो होता है, ठीक जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में जो पहले से पूछा गया है, ठीक उसी आधार पर आपका प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको अवश्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको पास कराएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना क्यों जरूरी है? इसकी कई कारण है। पहला है, परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानने में मदद करता है। कौन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। परीक्षा में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होती है, इसकी जानकारी मुझे मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से। परीक्षा के प्रश्नों का स्तर समझने में काफी मदद करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। परीक्षा में किस तरह का प्रश्न, किस स्तर का प्रश्न पूछा जाता है, इन सभी की जानकारी हमें मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। पूरे सिलेबस के रिवीजन में मदद करता है। पूरे सिलेबस के रिवीजन में मदद करता है कौन? हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि पढ़ लेते हैं ना, तो पूरे सिलेबस की आपका रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है और कहां से प्रश्न पूछा जाता है और कितना पढ़ना है। तो ये सारी सिलेबस की रिवीजन होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है। ठीक है। इससे आपके एग्जाम क्लियर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, तो आपकी तैयारी जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी और इससे एग्जाम क्लियर होने की संभावना बहुत आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यही सब कारण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पढ़ने से। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए। आप किसी का किसी बैच लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, आप एग्जाम पास कर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीटेट पेपर 1 30 दिसंबर 2021 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जितने भी प्रश्न आपका पूछा गया था, सीडीपी से आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, वो सभी 30 प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो समाप्त होने पर कम से कम आप 10 लोगों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 दिसंबर 2021 को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना उछलना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखिए, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना उछलना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला है ऑप्शन में, विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, विकास की प्रकृति अनियमित है, परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। देखिए, विकास जो है ना, विकास जो है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है और विकास जो है ना
बच्चों में जो विकास होती है यह पहले क्या है, किस किस दिशा में चलती है, तो विकास की जो प्रक्रिया होती है यह होता है सरल से कठोर की तरफ। बच्चा पहले बैठना सीखता है, उसके बाद खड़े होने सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सेकेंड प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि बालकों की वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। तो बालकों की वृद्धि और विकास में दोनों यानी मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों होता है बालकों की वृद्धि और विकास में। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड राइट आंसर होगा, दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। बालकों की वृद्धि और विकास में क्या शामिल है, तो यह जो है ना मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। तो यह आपका है कौन सा, लालन पालन। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, लालन पालन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। देखिए बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है उसकी परिवार और आस पड़ोस होती है। ठीक है, बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो परिवार जो होती है यह बच्चों की प्रथम यानी प्राथमिक संस्थाएं होती है। ठीक है, बच्चों की प्राथमिक संस्था क्या है, तो उसकी परिवार होती है। बच्चे सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखते हैं। तो परिवार एवं आस पड़ोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्राथमिक संस्था की उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 5 है कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयोन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयोन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है। तो देखिए कमल जो है यह नैतिक विकास के किस चरण पर है, तो यह नैतिक विकास के किस चरण पर बताइए। तो यह नैतिक विकास के यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण में। ठीक है, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण विकास के सिद्धांत के चरण पर है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक दूसरे के साथ खेल संबंधित विचार साझा होते हैं और इस समझ के प्रतीक वस्तुओं को स्पष्ट करते हैं लेकिन संचरण कौशल की कमी होती है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चे क्या होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों क्या है, किसी चीज की छवि क्या है, प्रतीक को स्पष्ट रूप से बताने में क्या हो जाता है, वह सक्षम हो जाती है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबी गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। यद्यपि आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। जीन पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है। यह कमी है आपका केंद्रीयता के कारण। ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जो है ना बड़े और छोटे में अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाता, किसके कारण, केंद्रीयता के कारण। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रश्न है, बच्चा मैं पहेली की इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। बच्चा कहता है मैं पहेली की इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। अध्यापक कहता है यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर है। बच्चा उत्तर देता है पंजे। फिर अध्यापक कहता है सही, कौन सा टुकड़े पंजे जैसा दिखता है।
बच्चा, यह वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्केप फोल्डिंग। क्या होगा? स्केप फोल्डिंग। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा स्केप फोल्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला है ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है मनोयौनिक दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी दृष्टिकोण और चौथा ऑप्शन है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कौन सा राइट आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ना, यह आपका सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित होती है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे जो है यह सीखता है अपना किस तरह से? तो स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। बच्चे एक्टिव रूप से सीखते हैं। यह कहना किसका है? जीन पियाजे का कहना है। बच्चे किसी चीज को सीखते हैं तो वह एक्टिव होकर सीखता है। यह कथन किसका था? जीन पियाजे का है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला है ऑप्शन व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन है अनुभवजन्य बुद्धिमत्ता, तीसरा है सामाजिक बुद्धि और चौथा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अभिप्राय, भावना और व्यवहार को समझता है तो उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि पाया जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि अध्यापक को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? तो इससे चिन्हित होता है अब क्या? तो इससे चिन्हित होता है जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता इससे चिन्हित होती है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता, कि हम महिला को नर्स दिखा रहे हैं और पुरुष को डॉक्टर या पायलट दिखा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है ना, पुरुषों को क्या दिखा रहे हैं? पायलट और डॉक्टर, और महिला को क्या दिखा रहे हैं? नर्स। तो इस तरह से जो हम कर रहे हैं यह किसको इंगित करता है? तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के कथन ये है दिया हुआ, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित सामग्री समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कारण इसका आर है भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्या? बताइए। देखिए कथन ए जो है ना, ये सही है। बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षा में मुद्रित सामग्री समृद्ध परिवेश आवश्यक है। बच्चे जो है ना चित्र से सीखते हैं, तो प्राथमिक कक्षा की जो स्तर होती है पढ़ाई की, वह मुद्रित सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। तो कथन ए सही है, लेकिन इसका कारण आर जो दिया हुआ है भावनाओं को अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भावनाओं को अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। तो कारण आर इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कथन ए सही होगा, इसका कारण आर गलत होगा। ठीक है, तो देखिए दिया गया कथन के अनुसार कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए दिया गया कथन के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इसमें कथन एक तो सही है, और दूसरा कारण आज दिया तो भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका तो होती है, लेकिन इसी से कोई संबंध नहीं होता है। तो ए और आर दोनों सही कथन होगा, लेकिन आर जो है ना सही व्याख्या नहीं करेगी एक ही। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है दिया हुआ प्रश्न कि जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता है तो वह बहुत परेशान होती है। अपने कार्य के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह होगा रचनात्मक दृष्टि पुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? उसे रचनात्मक दृष्टि प्रतिपुष्टि देना और अपने काम को दोहराने के लिए कहना। ठीक है, यदि बच्चा टास्क को होमवर्क को बनाकर नहीं लाता है तो उसे क्या है, उस बच्चे को उसे रचनात्मक दृष्टिपुष्टि के साथ उसको समझाना है और अपने कार्य को करने के लिए उसको क्या है, बताना है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो का विशेषता नहीं है? तो देखिए, पोर्टफोलियो का जो विशेषता है यह कौन सा नहीं होगा आपकी? तो पोर्टफोलियो की जो विशेषता है यह जो है आपका कौन सी विशेषता नहीं है? तो पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्यूज होते हैं और अधिगम के परिणाम को सुनिश्चित करते हैं। यह पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला कथन, विशेष बालकों के सशक्त पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना चाहिए। दूसरा कथन है, व्यक्ति की भिन्नताओं का निराकरण करना चाहिए और एक समान सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा कथन है, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्ति का अनुकूलन करना चाहिए। और चौथा कथन है, प्रत्येक के लिए व्यक्ति शिक्षा योजना बनाना चाहिए। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यदि पूछा जाए आपसे तो पहला जो है आपका कथन कि विशेष बालक के सशक्त पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, यह पहला कथन इसका सही होगा। ठीक है, दूसरे कथन पर विचार करते हैं। तो दूसरा कथन जो है, व्यक्ति की भिन्नताओं का निराकरण करना और एक समानता सुनिश्चित करना। व्यक्ति की भिन्नता को निराकरण नहीं करना है क्लास में, सही बच्चों को एक समान शिक्षा देना है, ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन पर विचार करते हैं, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना चाहिए। हाँ, यह सही कथन। अधिगम को सहज बनाने के लिए क्या है, आकलन युक्ति का क्या है, विभिन्न युक्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो यह कथन क्या है, सही हो जाएगा। चौथा कथन पर विचार करते हैं। तो चौथा कथन कहता है, प्रत्येक के लिए व्यक्ति की शिक्षा योजना बनाना। हाँ, ये भी कथन सही है। तो दिया गया कथन के अनुसार आपका कथन 1, 3 और 4 सही कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन आपका फोर्थ, ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचार में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सोलिन स्पेक्ट्रम के जो बच्चे होते हैं ना, इसमें ऐसा लक्षण पाया जाता है, नजर चुराने वाला। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ आपके सामने है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? तो इसका राइट आंसर आपका होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका समूह के संबंधितता के आधार पर पृथक पृथक बैठाने की व्यवस्था करना। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या मिलान कर रहे? दिव्यांगता, कौन सा दिव्यांगता जो है ना का उदाहरण है? कौन सा विकार किस दिव्यांगता का उदाहरण है? पहला डिस्फेजिया, दूसरा है डिस्प्लेक्सिया, तीसरा है डिसकैल्कुलिया और चौथा है डिस्ग्राफिया। अब यहां पर आपको मिलान करना है कि कौन सा विकार किससे संबंधित होता है। देखिए, पहला है संतुलन, सूक्ष्म गामक नियंत्रण और गतिबोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई,
यह किस विकार को दर्शाता है, बताइए। तो यह जो दर्शाता है आपका कौन सा विकार को, तो यह दर्शाता है आपका भाषाई विकार को, जो संप्रेषण कौशल और अवबोधन की योग्यता को प्रभावित करता है। यह किससे संबंधित है, यह आपका है डिस्फेजिया से संबंधित। तो ए का 4 हो जाएगा। डिस्फेजिया क्या है आपका भाषाई विकार से संबंधित होती है, ए का 4 हो जाएगा। दूसरा पद बात करते हैं, दूसरा है डिस्प्रेक्सिया। देखिए डिस्प्रेक्सिया जो होती है यह किससे संबंधित होता है, तो डिस्प्रेक्सिया जो है संतुलन, सूक्ष्म गामक नियंत्रण और गति बोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के काम करने में कठिनाई जो महसूस होती है, यह आपका किससे संबंधित है, डिस्प्रेक्सिया से संबंधित है। तो बी का क्या होगा, बी का आपका जो होगा, बी का आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। सी पर ध्यान दीजिए, सी जो है आपका डिस्कैल्कुलिया, इसका नाम से स्पष्ट है डिस्कैल्कुलिया जो गणितीय संबंधित विकार होती है। तो डिस्कैल्कुलिया क्या है, यह गणितीय संबंधित विकार होती है जो शिक्षार्थी की गणितीय गणना को करने की दक्षता को प्रभावित करती है। तो आपका 3, सी का क्या होगा 3 हो गया, सी का क्या होगा 3 होगा। डिस्कैल्कुलिया यह गणितीय गणनाओं को प्रभावित करता है, ठीक है, डिस्कैल्कुलिया। चौथा है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है ना यह लेखन संबंधी विकार होती है। जो बच्चे इस विकार से ग्रसित होते हैं वह सही से लिख नहीं पाते हैं, यह डिस्ग्राफिया का उदाहरण है। तो डिस्ग्राफिया क्या है, वह दिव्यांगता जो लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है। तो आपका जो 4 है, जो ऑप्शन जो आपका डी है, इसका क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। तो मिला दिए आपका कौन कौन होगा, तो ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। देखिए अध्यापक जो है ना यह शिक्षार्थियों को समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीकों अपना करके उसकी रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकता है, ठीक है। यानी शिक्षार्थियों को समस्याओं का समाधान करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने और अवसर देकर के रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकता है। तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। पहला कथन समस्या की पहचान, परिकल्पना, निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। दूसरा कथन है आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना, निर्माण, परिकल्पना, परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। तीसरा कथन है समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना, निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वह शिक्षिका जो यह मानती है कि अधिक अध्ययन करने से उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। तो बच्चों की सफलता का श्रेय जो है ना यह बच्चों के प्रयत्न को देती है। तो ऑप्शन आपका 2nd राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। देखिए एक अध्यापक को अधिक अपेक्षाएं या किसी से रखना चाहिए, तो यह रखनी चाहिए जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, ठीक है। शिक्षक किसी भी वर्ग के बच्चे हो, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों पर बराबर समान रूप से ध्यान देना चाहिए एक शिक्षक के लिए। तो ऑप्शन आपका 2nd राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। पहला है सामाजिक रचनावादी, दूसरा कथन है व्यवहारवादी, तीसरा कथन है सृजनात्मक प्रक्रियाकरण और चौथा है रचनावादी। इसमें चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है ना एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होगी, तो यह होगा सामाजिक रचनावादी। ऑप्शन आपका 1st राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक रचनावादी।
अगला प्रश्न कि पीटर कहता है कि मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपका सीखी गई निस्सहायता। ऑप्शन आपका क्या होगा? नहीं, सीखी गई निस्सहायता क्या क्या कहलाएगी? यह कहलाएगी, हाँ, सीखी गई निस्सहायता कहलाएगी। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार जो है यह अनुभव जनित अधिगम संरचनात्मक चिंतन, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा अनुभव जनित अधिगम संरचनात्मक चिंतन। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? तो देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब होगी? जब अध्ययन सामग्री को श्रृंखलात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए, तब क्या होगा? विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना अधिक होगी। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, अध्ययन सामग्री को श्रृंखलात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होगी। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताता है कि उन्हें कौन गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत धुन बजा देती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका अर्थ क्या है? तो जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका अर्थ है कि वहां की शिक्षा व्यवस्था क्या है? फेल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वहां की व्यवस्था क्या है? असफल है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, यह व्यवस्था की असफलता है। और यह आपका लास्ट प्रश्न है सीडीपी का, प्रश्न नंबर 30। अभिकथन ए दिए हुए विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग और परिचर्चाएं करना। इसका कारण आर दिया है, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। दोनों में कौन सा सही कथन है, कौन सा गलत है? यह दोनों सही कथन है, आपको चुनना है। तो देखिए, ये और दोनों सही कथन है। अधिगम की प्रक्रिया जो होती है यह क्रियाशील और सामाजिक होती है। तो ए और आर दोनों सही कथन है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका 30 दिसंबर 2021 को बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जितने भी आपका प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुए। बचा हुआ आपका 2021 में जो आपका ईवीएस पूछा गया था, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद हिंदी लेकर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको हम एक एक करके आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है